अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। अहम मसाइल, पेचीदा मसाइल और इतने गंभीर मसाइल। हमारी पॉलिटिक्स जिस नहज पे पहुंच चुकी है वहाँ पर मसाइल का ही अंबार है। पता नहीं हम अपने वसाइल को अपनी ताकत में कब बदलेंगे, लेकिन हम अपने मसाइल को गंभीर करके शायद अपनी ताकत को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं। कब ये मामलात हल होंगे, कैसे ये मामलात चलेंगे? 8 फरवरी का मसला आज तक चला आ रहा है। मखसूस नशिस्तें किसकी, कितनी, कैसे, क्यों, निशान किसको अलॉट, किसको नहीं, आज़ाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर हुआ, डिक्लेरेशन में और सियासी वाबस्तगी ना होने में, हमांगी होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ थोड़ी समझने की भी ज़रूरत है। आज ज़रा इसको भी समझूंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात के अंबार तो हैं ही, लेकिन कुछ मुश्किल उनके अपनी पार्टी के अंदर से शायद मैं कहूँ अगर कि सिलेक्शन में कुछ इश्यूज़ हैं या लोगों के चुनाव में कुछ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से इस्तीफ़ों की भरमार, धड़ेबंदियाँ, 21 लोग उधर, कुछ लोग इधर। उमर अयूब साहब को भी देना पड़ा कल के वाक़े के बाद इस्तीफ़ा अपनी पार्टी की रुकनीत और अपनी पार्टी के ओहदे से, लेकिन वो अपोजिशन लीडर के तौर पर रहेंगे। क्या मामलात चल रहे हैं और किस तरह से कोर कमेटी कैसे काम करती है, और कोर कमेटी जो काम कर रही है क्या वो काम एक हमांगी से हो रहा है? चूंकि कोर कमेटी के मेंबर भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उसको बड़े अहम तरीके से वो देख भी रहे होते हैं। उनकी अपनी पिटीशन भी अदालत में चल रही है, अपने हल्के से वो अपने वोटों फॉर्म 45-47 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर पेशकश तो की है पीटीआई को भी और अपोजिशन को कि आएँ, बैठते हैं, बात करते हैं, और बात करने के लिए दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ से ये बयान आया कि रिहाई से पहले ये मामला नहीं हो सकता, इस मामले को वहीं लेके जाना है। फिर गवर्नमेंट इस वक्त किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है? कुछ मसाइल पर मसाइल गवर्नमेंट की अपनी जमातों में भी मौजूद हैं, जिसमें बजट को लेकर बहुत बड़ा मसला है, कवानीन जिस तरह पीका एक्ट और दीगर मामलात हैं उसको लेकर है। फिर मरीम नवाज साहिबा की स्पीच बड़ी अहम रही। उन्होंने कहा कि टिकटॉक से निकलकर आप ज़रा काम की तरफ आएँ तो आपको पता चले काम कैसे होता है। फिर वज़ीर आला केपी के, उनकी हमांगी क्यों नहीं हो पा रही, और ये जो वर्किंग रिलेशनशिप जिसके लिए वज़ीर आज़म ख़ुद चले गए उस सीट पर, अपोजिशन लीडर की भी और कैसर साहब की भी, तो ये मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, ये दोनों जमातें इस वक्त मेजर जमातों के तौर पर हैं। एमक्यूएम भी इनका पार्टी के साथी है। किस तरह से वर्किंग रिलेशन को बेहतर करना है, किस तरह से पाकिस्तान में वो मसाइल जो आवाम के साथ जुड़े उस पर कंसेंसस करना है, ख़ास तौर पे वो ऑपरेशन जो दहशत गर्दी के कला कमा करने के लिए उस पर कंसेंसस करना है। इन चीज़ों को लेकर काम करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो बड़ा मसला हम देख रहे हैं, और शायद 1 जुलाई को उसका कोई मामला भी सामने आ जाए, क्या हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद भी वही सिचुएशन हो जो इलेक्शन से पहले? क्यों सोच रहे हैं हम ये बात? अली बुखारी साहब कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, खुद अपनी पटिशन भी अदालत में अली भाई की, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, कानून को भी बेहतर समझते हैं, चीज़ों को भी अंडरस्टैंडिंग है, और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजर रोल है गवर्नमेंट में, और सदारत भी उनके पास है, सेनेट भी उनके पास है। इस पर भी बात करके देखेंगे। वर्किंग रिलेशन बड़ा अहम मसला, इस पर आज बात करेंगे। और कानूनी पहलुओं के लिए हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। मामलात क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? मैं ज़रा चाहूँगा आप दोनों हजरात से पहले ज़रा हाफिज साहब से मैं ज़रा समझने की कोशिश करूँ। हाफिज साहब, इतने मामलात, इतने गंभीर मसाइल, ये मखसूस नशिस्तों को लेकर आज़ाद उम्मीदवारों की गूंज, किस तरह से मामलात बैठेंगे? एक ऊँट किस करवट पर बैठेगा? अच्छा सलमान, इस तरह है कि अप्रैल 2022 से लेके आज तक हम जून 2024 के अंदर हैं, और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज थी उनको कन्वर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सीज के अंदर। और वो कंट्रोवर्सीज जो है वो आपकी फिर किसी जगह हाई कोर्ट्स में लैंड किया उन्होंने, और किसी जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लैंड किया। और उसी का एक नतीजा आपको नजर आ रहा है कि पिछले 2 साल से तकरीबन जो है इस मुल्क के अंदर जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही लीगल स्टेबिलिटी आ रही है। और इसका मैं समझता हूं कि रिस्पॉन्सिबल यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जब मार्च के अंदर एक रेजोल्यूशन को मूव किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक ऑर्डर किया, और फिर आप ये देखें कि हर 1-1.5 माह के बाद जो है वो पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर जाता रहा है।
कभी वो पीटीआई के फेवर में होता रहा है, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की फेवर के अंदर आता है, सिर्फ स्पेशली विद रेफरेंस टू पंजाब। तो मैं ये समझता हूं कि वो चीजें जो आपको पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ लेके जाना चाहिए था, या आपके पास जो पार्लियामेंट का फोरम था जिसको इन चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, या वो चीजें ऐसी थी कि जिसके अंदर आप एक दूसरे की पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए था, कि जब हम इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि दुनिया की पांचवी बड़ी जमहूरियत है और इसके अंदर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कुछ नेशनल पार्टीज हैं, कुछ आपकी रीजनल पार्टीज हैं, और हर पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, और जितनी देर तक उनकी पार्लियामेंट के अंदर या लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं ही सिंगल हैंडेड जो है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। यही वो इशू बना हुआ है कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो पिछले 10-12 साल से एक कंट्रोवर्सी के अंदर है। चाहे 2013 का इलेक्शन देख लें, फिर 2018 का देख लें कि प्राइम मिनिस्टर को स्पीच नहीं करने दी गई, और अभी भी देख लें कि 2024 के अंदर जब हम बात किया करते थे कि इलेक्शन के बाद इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी भी हम इस मोड के अंदर है कि हमने एक दूसरे से बात नहीं करनी। और अब मैं समझता ये हूं कि पीटीआई को थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हाउस द फ्लोर पे ये कहा है कि आए बैठे मिल के बात करें, और जितने भी इश्यूज हैं इनके, चाहे इनका इशू फॉर्म 45 47 का है, ट्रिब्यूनल्स का है जो एग्जेक्टिव से डील करते हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, जस्टिस है, फ्री इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर डिस्कस भी की जा सकती हैं, उनको हल भी किया जा सकता है, और उसका वे फॉरवर्ड भी है। जितनी देर तक सलमान हम इस एंगल या इस बोर्ड के अंदर नहीं जाएंगे, आज चाहे जिस तरह मैंने एक लास्ट प्रोग्राम के अंदर भी कहा था कि अगर 2024 का बजट जो है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, चाहे अगर पीटीआई की भी गवर्नमेंट होती तो बजट के फॉर्मेट यही आने थे, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। जितनी देर तक हम इकोनॉमी के फंडामेंटल्स या अपने डेट्स को या अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को या मैन्युफैक्चरिंग को या टैक्स बेस को बड़ा नहीं करेंगे, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ये कह देना कि पाकिस्तान को सिर्फ हम ही इस मुश्किलात से निकाल सकते हैं, मेरा ख्याल है कि वो रीजनेबल नहीं है। वेरी और वेल दूसरा ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठे तो असल टूल इस सारे प्रोसेस का है जो अंडर क्रिटिसिज्म आता है, वो है पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। और अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि इनके बगैर जो है ये मुल्क जो है वो हमारा बड़े देर से उनकी इंटरवेंशन भी आ रही है या किसी न किसी तरीके से वो एक्सरसाइज भी होती है, तो लेट्स सारे ही बैठे, पाकिस्तान की जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बैठे, और मुल्क के लिए 15 से 20 साल का एक रोड मैप जो बनाए कि हमने अपने इस मुल्क को लेके किस तरह जाना है, ताकि सोसाइटी के अंदर जो एक पोलराइजेशन हुई हुई है, ये सोसाइटी इतनी डिवाइड हुई हुई है कि हम एक दूसरे की शक्ल अब देखना पसंद नहीं करते, चाहे असेंबली में हो, असेंबली से बाहर हो, उस सिचुएशन से निकला जाए। और पाकिस्तान जो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, जिसकी 65% आबादी आपकी यंगस्टर्स है, उनको भी एक इस चीज का एहसास हो कि हमारे लीडर्स जो है ठीक। उनके अंदर पॉलिटिकल विजडम भी है, एक्यूमेन भी है, और इस मुल्क के वैसे लार्जर इंटरेस्ट के वेरी अंदर वेल बैठ के सेड वो इस हाफिज साहब, मुश्किलात को हल कर सकते हैं। हाफिज साहब बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ बहुत सही बात है आपकी कि हमें अब ये जो पोलराइजेशन है ना, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट देख रहे हैं, और बहुत खतरनाक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये ऊपर से शुरू हुआ है, कई कई जगह पे नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ये ऊपर से शुरू हुआ है नीचे तक फैल गया है। अली बखर साहब, इससे पहले कि मैं ज़रा मखसूस नशिस्तों पर बात करूँ, बात ठीक है कि साथ बैठना, थोड़ा सा लचक पैदा करना, मुसाफा कर तो लिया वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर से भी और कैसर साहब से भी, तो अब क्या चाहिए? और देखिए अरसलान भाई, नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि मुसाफा करने की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप गले भी मिलें कोई इशू नहीं है। इशू जो है उस पर बात करें ना, आप मुसाफा करें, गले मिलें, चाय पिलाएं, खाने खाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बेसिक इशू ये है कि 25 करोड़ आवाम आपकी है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया या नहीं? नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन को इट्स ऑन लेटर एंड स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट किया या नहीं किया? दिस इज द क्वेश्चन। अली बुखारी साहब, एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं चाहूँ पूरा जवाब दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ इसमें एडअप कीजिएगा, क्या पार्लियामेंट वो सुप्रीम फोरम नहीं है जहां बैठकर कानून साजी हो सके, जहां बैठकर कवानीन पर अमेंडमेंट हो सके, जहां बैठकर कानून पर इम्प्लीमेंटेशन का कोई मरबूत निज़ाम बनाया जा सके, जहां बैठकर पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग
हो सके जहां बैठकर अपोजिशन और गवर्नमेंट किसी एक चीज पर, फर्ज करें बजट को ले लें, बजट पर या इलेक्शन पर, उसके मरबूत निज़ाम पर, नैब पर, इन चीज़ों पर बात कर सके और वहीं से इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ होता है। तो क्यों नहीं फिर, देखें, व्हाई नॉट? जी अरसलान, बिल्कुल आपकी सही बात है। इशू ये है कि आपका 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन इस ओरिजिनल शेप अप और लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, नंबर वन। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है बिल्कुल वो सबसे मुकद्दर है, वो बिल्कुल सबसे वो सुपरमेसी के हवाले से भी और लेजिस्लेशन के हवाले से भी सुप्रीम इदारा है। अब बात यह है कि उसकी सुपरमेसी, उसकी लेजिटिमेसी तब होगी जब वहाँ लेजिटिमेट लोग बैठेंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी और थ्रू जिन शख्सियत की होंगी वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। इज इट क्लियर? अब जब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं तो मुझे ज़रा आप बता दें कि वो लेट किसने किया कॉन्स्टिट्यूशन? पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व की गई, केपी गवर्नमेंट डिसॉल्व की गई, किसने इलेक्शन नहीं करवाए वहाँ पर विद इन 90 डेज? सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा, किसने उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया? किसने कहा उस टाइम के पैसे मौजूद नहीं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और अब 70 अरब रुपया दे दिया? तो मैं तो कहता हूँ ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसमें खाली पीटीआई को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी डैमेज किया, सारे इदारों को भी डैमेज किया। और आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हों भी तो ये इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि 8 फरवरी को लोगों ने सॉफ्ट रेवोल्यूशन ले आया। लोगों ने अपने नुमाइंदों को वोट दे के, वोट की ताकत से असेंबलियों में पहुंचा दिया। जब उस पर शब खून मारा गया तो मुझे बताएं आप किससे बात करेंगे जाके? मुझे बताएं, आप हारे हुए लोगों से बात करेंगे? क्या बात करेंगे आप उनसे कि लोगों का राइट उनको ना दें? आप मतलब किस चीज़ पे बात करेंगे? एक साइड पे आप कहते हैं हाथ मिला दिया, मुसाफा करा दिया, दूसरी साइड पे हमारे ऊपर डकैती की FIR देते हैं, हमें NOCs नहीं इशू होते, हमारे पे मेरे समेत FIR दी जाती हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? यार फॉर गॉड सेक, ऐसे नहीं होता। ऐसे आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी स्पीच, फ्रीडम, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं ना। आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 की बात मैं कर रहा हूँ, तो अपने पास से बात नहीं कर रहा हूँ। अब जितनी ये आपके एलिमेंट्स हैं, जितनी ये आपकी चीज़ें हैं, ये किन्होंने फॉलो नहीं की? हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ से हुई? फ्लोर क्रॉसिंग कहाँ से हुई? सिंध असेंबली, सिंध हाउस के अंदर कौन लोग मौजूद थे? कहाँ से? अब तो आपको क्लियर हो गया कि आपका जो एक मार्च के अंदर एक रेजोल्यूशन आई, वो रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय दी फॉरेन इम्प्लीमेंटेशन के जरिए आई, फॉरेन जो है उसके एलिमेंट्स आ गए, और आपने जो इलेक्शंस करवाए, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं मुझे कि जी आप हम बात नहीं करते, उसके ऊपर तो कांग्रेस की रेजोल्यूशन आ गई और दोनों पार्टीज की 367 पे आ गए। अब मुझे जरा बताएं इसके अंदर। अली बुखारी साहब, इस पर करूंगा मैं आज आपसे बात। ये आपने अच्छा हुआ खुद जिक्र किया। आमिर हसन साहब, सर ये जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इस हद तक मामलात आगे बढ़ जाने चाहिए थे कि जब एक मुसाफा हो गया, वज़ीर आज़म ने मिल लिया, फिर प्रेसिडेंट की तरफ से भी बातें होती हैं कि जी हम तैयार हैं, आप बात करें, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर बात आगे नहीं बढ़ पा रही, कोई आपके नज़दीक क्या रीज़न है? क्या कोई ऐसा इशू है, कोई एक टेक्निकल इशू जिस पे बात आगे ना बढ़ पाए? देखिए, टेक्निकल नहीं है, की बात है। असल में जब रवैये सियासी हो जाएंगे फिर बातचीत करते हुए कोई परेशानी नहीं। अगर किसी सियासी जमात के जहन में ये बात हो कि मैं जितनी नफरत से बात कर लूँगी, जितना मैं गालम गलूच की तरफ जाऊं या सियासतदानों को जितना मैं रुके दूं, उससे मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। और साथ वाले के कान में यही बात है कि आपने किसी से जाना, आपने किसी से बात नहीं करनी। जब ये सहन बन जाए और पुख्तगी आ जाए उसको, तो उसके बाद सियासी रवैये की मैं नहीं समझता कि कोई वजह हो सकती है। हमारे दोस्त ये कहानी तो सुनाते हैं, बिल्कुल अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो ये अच्छी बात, लेकिन क्या असेंबली को बदनीयती से तोड़ना, असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, इन्हें तोड़े जाना और फिर कौमी असेंबली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाना कि चिकनी, और इसी तरह अगर दूसरी असेंबलीज को भी सुना जाता तो क्या ठीक है? तो ये एक दामाद किए जाए तो फिर वो किस तरह इनकी बात कर सकते हैं? तो मैं ये नहीं कहता कि एक तरफा मैं इल्जामात की तरफ जाता, इस पर पीटीआई की वजह से आइन शिकनी होती है, लेकिन बात पीटीआई जो है वो ज्यादा कसूरवार जरूर है, क्योंकि इनके अपने दोनों रवैये देख रहे हैं। ये तब हुकूमत में थे तो तब भी किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, तब भी ये समझते थे कि इन्हें जेलों में रखना, ये दार भी है, ये काफिर भी है, इसे हाथ मिलाना कुफ्र है, इनके करीब जाना गलत है, इनका मैं ऐसी करवाऊंगा, इन्हें मैं जीतूंगा, इन्हें मैं जीतूं, मैं ये जीतूंगा, इन्हें मैं उल्टा दिखा दूंगा। ये रवैया हुकूमत में हो, तो जब आप अपोजिशन में आए आपसे फिर भी हुकूमत करे कि आइए गुफ्तगू करें, तो फिर भी इनसे गुफ्तगू नहीं हो सकती।
इन चीजों को देखना पड़ता है। पीपल्स पार्टी समझती है कि पीटीआई के इस रवैये के बावजूद जो 9 मई को और जिस तरह से एक तरह की दहशतगर्दी का सबूत दिया, हम नहीं कहते कि ये गलती है, हम ये कहते हैं कि इनसे गलती हुई है, ये गलत रास्ता इख्तियार किए हुए, ये कुछ नीड हो, आप भी मांगे तो आपसे गलती हुई है, आपने हुकूमत में जो जुल्म सितम किया है, आपने पाकिस्तान को जो बेवकार किया है, आपने जो इंसानी हक के ऊपर डाका डाला, आपने सारी राय के ऊपर जिस तरह कदमें लगाई हैं, आप फौज की गोद में बैठ के जिस तरह इक़्तिदार में आते हैं, आपने आईएसआई चीफ के जरिए जिस तरह हुकूमत चलाई है, और आज भी आप उन्हीं के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं, आप इससे माफी मांगे और जो गलतियां हमसे हुई हैं आपकी मांगे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए एक सियासी रवैया अपनाने की जरूरत है। लेकिन आप कहें कि मेरी सियासी पॉपुलैरिटी के लिए मैं मुल्क को दांव पे लगा दूं, मैं IMF से कहूं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दूं, मैं अमेरिका को जाके कहूं कि हमारी इमदाद बंद कर दें, मैं यूएन पे जाके ये बातें कहूं कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगे, मैं मोदी की जुबान बोलूं, मेरा सोशल मीडिया नफरतें उगले, जहर उगले, पाकिस्तान के खिलाफ उगले, सियासी जमातों के खिलाफ जितना गंदा, आप हमारे कभी सोशल मीडिया पे आए, हम टेलीविजन पे ये बात करके जाते हैं, जो गालियां हमें दी जाती और ये गालियां हमारी खानदान तक को दी जाती, हम बर्दाश्त, हमने कभी गाली, मेरा कभी जवाबी किसी को गाली नहीं होती। जहाँ पे रवैया और ये तरबियत गई हो, वहाँ पे अगर वो लोग हमें अखलाक सिखाएंगे, वो लोग हमें बुर्दबारी सिखाएंगे, वो लोग हमें शाइस्तगी सिखाएंगे, जिन लोगों ने इसका बेड़ा गर्क किया है, इसका पांचा करके रख दिया, जिन्होंने सियासत के अंदर ऐसे ऐसे लफ्ज मुताबिक करवाए हैं कि शर्म आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोचना पड़ेगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा, इस बदतहजीबी के गैर शाइस्तगी के रवैये से नीचे आना पड़ेगा, इसकी सेंटर पॉइंट पे आए, जितने हम भी बात करें, आप भी करिए, आप भी अपनी गलतियां तस्लीम करें, हम भी अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और अहम चीज भी है बैरिस्टर साहब, मैं एक ब्रेक, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक अहम चीज ये है जिसका जिक्र अली बुखारी साहब ने खुद ही कर दिया, मैंने करना था, ये जिस कांग्रेस की करारदाद का जिक्र हो रहा है, ये वही कांग्रेस है या वही मुल्क है जिसके हवाले से साइफर और दीगर चीज़ों पर बात की गई थी और कहा गया था कि जी ये मुदाखलत हुई है बैरूनी। अब ये बैरूनी मुदाखलत नहीं है, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं कि हाँ जी ज़बरदस्त, देखें उस मुल्क में करारदाद हो गई है, तो मतलब वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। मुझे ये रवैया थोड़ा समझने की ज़रूरत भी होगी। तमाम पार्टिसिपेंट्स से इस पर बात करूँगा, बशमूल अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं खुद जवाब देने के लिए PTI के। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात कर। वेलकम बैक जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा हाफिज़ साहब से एक डिस्कशन करूँ, अली बुखारी साहब चूँकि आपने खुद जिक्र किया तो चाहूँगा आपसे इसका जवाब पहले लूँ, तो आपको मौका मिलेगा कि पूरी बात करें। ये अजीब रवैया है। अब आप लोग इतने खुश हैं, शादियाने बजा रहे हैं कि वाह जी वहाँ पर कांग्रेस में, वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी 100 साल तारीख बड़ी अजीब है, वहाँ पर अपनी रिवायतें। अभी रिसेंटली आपने देखा कि 2 सदारती इलेक्शन की दौड़ के उम्मीदवार और दोनों के दरमियान जिस तरह की बातें और तू मैं के इल्ज़ाम वहाँ भी हो रहे हैं। अब आप खुश हैं कि उन्होंने वहाँ पर एक करारदाद पास कर ली है, उस पर आप खुश हैं। उससे पहले आप कहते थे कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। बिल्कुल जी, आज भी इस चीज़ पे खड़े हैं हम। बिल्कुल जो रेजोल्यूशन आई है, जो किसी डेमोक्रेसी की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, जिस मुल्क के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिक है और रिपब्लिकन्स हैं, और एक डिप्लोमेटिक्स जो आपके दूसरे हैं, दोनों के दोनों की पार्टी के 367 जो मेंबर्स हैं कांग्रेस में, वो कहते क्या है कि इलेक्शंस के अंदर बेज़ाब्तगी हुई है और ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, जो हमारा बेसिक स्लोगन है, मैं कहता हूँ हमारा नारा ये है, इसके अंदर किया गया, और इसके अगेंस्ट 7 वोट्स आई हैं। तो दोनों पार्टीज़ जो जिसके बारे में आपने कहा कि दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे तोहमत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस कांग्रेस के दोनों पार्टी के मेंबर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, और उनके पास रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। अब मैं पैटअप से शुरू कर दूं या कहाँ पर ले जाऊं, उसको जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सब के अंदर ये चीज़ तस्दीक की गई है। सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकाकार है, एक रेजोल्यूशन लेकर आए, वो रेजोल्यूशन नंबर 907, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कांग्रेस रेजोल्यूशन। जो दूसरी बात आपने कही जी, कि जो पहले बात हुई थी, दैट इज़ इंटरफेरेंस, कि आपको वहाँ से आपके एम्बेसडर को बुलाया जाता है और बुला के कहा जाता है आपकी हुकूमत को हम टॉपल नहीं करेंगे, आप इसको हटाएंगे नहीं तो हम आपको इबरत का निशान बना देंगे। और वो, क्योंकि मैं तो साइफर केस में खुद वकील था, और वो चीज़ प्रूव होती है, और खाली यहाँ पर प्रूव नहीं होती, अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि डोनाल्ड लू को बुलाया गया और उससे क्वेश्चनिंग किए गए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। हम गलत नहीं कह रहे थे,
गलत साबित हुए। आपके एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर जितने गवाह थे उन्होंने भी इस चीज को एडमिट किया। उन्होंने कहा हुकूमत लेवल पे नहीं हुई, ये एक नेशनल हाँ, लेवल की बात थी। नेशनल लेवल की बात थी। एक डेमोक्रेटिक ने, एक ना। सेक्रेटरी ने जो है हमारे एम्बेसडर को बुला के कहा, उसने हमारे फॉरेन ऑफिस, क्योंकि मैंने कहा ना मैंने प्रोसीजर सारा, मैं तो केस में वकील था, वहां पर गया, वहां से उसको ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट करके हमारे सेक्रेटरी को बताया गया, एक कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दी गई, एक कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को दी गई, एक कॉपी आपकी DG ISI को दी गई, एक आपके आर्मी चीफ को दी गई। तो ये आप कहते हैं कि हुकूमती लेवल पे नहीं था। नंबर 1 जी, यहाँ तक तो मैं क्लियर होकर आपको कर दिया। नंबर 2, मैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं आमिर भाई, मैं उनकी जो उन्होंने 2-3 अल्फाज इस्तेमाल किए, रवैया, बदतहजीबी, इनको मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं याद दहानी पे चला जाता हूँ। आमिर भाई, बड़े अदब के साथ गुजारिश ये है कि ये चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस नहीं की हुई। हमें वो वक्त भी याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो 7 दिनों में से 6 दिन बच्चों को लेके 6 अदालतों में घूमती होती थी। हमें 1993 की असेंबली मौजूद है, और सलान भाई आप इसकी वीडियो क्लिप निकालिएगा, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स, कि जिस टाइम लाते घूसों का, मुक्कों का, थप्पड़ों का वालेहाना तरीके से असेंबली के अंदर इस्तेमाल किया गया। हमें वो टाइम भी याद है जब नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो है तस्वीरें फेंकी गई। हमें 85 की गवर्नमेंट का भी पता है, जिस तरह जुनेजो साहब की गवर्नमेंट किस तरह गिराई गई। तहजीबी की बात करें, हमें वो अल्फाज भी याद है कि खंबे से लटका दूंगा, लड़काना की सड़कों में घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा। हमें 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी याद है। हमें जो है 90 के अंदर जो अस्कर खान पटिशन है वो भी मुंह खोल खोल के बोल रही है तहजीब की, तमद्दन की, रवैये की। जिस हमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वो अल्फाज भी याद हैं, ताज कंपनी चोर, ये बैंक चोर, ये जो है आपके ICC बैंक के बाद दूसरा मेहरान बैंक स्कैंडल, ये असेंबली के अंदर अल्फाज थे, पॉलिटिकल इस्तेमाल थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप तो खुद विक्टिम रहे इन चीज़ों के। आप लोगों को तो कम से कम ज़रूर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर को भी वोटें दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स भी रखी, लेकिन इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हम, इन चीज़ों को हम बता नहीं सकते। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। बिलीव मी, हमने 10 साल जरदारी साहब को जेल में नहीं रखा, ये 10 साल जेल में इन्हीं के साथ जो कोलिशन है उन्होंने रखा हुआ। जी आमिर साहब, फिर उसके बाद हाफिज साहब के पास जाते। जी आमिर साहब, मैं बड़े एहतराम से इनकी बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने रवैये का आगाज किया है, आगाज बिल्कुल जनरल ज़िया की वाक़यात ने किया है। इसे आगे भी मियाँ नवाज शरीफ और उनकी जमात लेके गई। मैं इनसे एग्री करता हूँ, जो रवैये उन्होंने इख्तियार किए वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। लेकिन ये देखिए कि हमने क्योंकि हम रहमतुल्लिल आलमीन के मानने वाले हैं, आप हमारे सियासी मुखालिफ हो सकते हैं लेकिन आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा मुश्तरका हदफ इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को आगे लेके जाना है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। इसलिए हमें अपने जाती जो रवैये हमारे के खिलाफ इख्तियार किए गए हों उन्हें माफ करना पड़ता है, और हमने माफ किया है। लेकिन क्या अगर आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने 10 साल रखा है तो आपने भी तो जेल में रखा है, आपके भी तो बंदूक के निशाने पर हो रहे हैं, आपने भी तो उनकी बहन को ईद की रात अरेस्ट करके चादर और चार दीवारी का जो हुआ बिगाड़ा है। अगर मियाँ नवाज शरीफ ने शेख रशीद जैसे छिछोरे को इस्तेमाल किया मोहतरमा के खिलाफ जुबान दराजी में, तो आपने भी उसी छिछोरे को और भाड़े के टट्टू को लेके रखा जो बिलावल साहब के खिलाफ और हमारी क़यादत के खिलाफ छिछोरापन बकता रहा है। तो बात यह है, अगर आप भी मियाँ नवाज शरीफ वाली सियासत कर रहे हैं तो फिर आप उनके मुखालिफ तो नहीं है, फिर तो आप एक हैं। तो हम यही हम उन्हें भी समझा रहे थे, हम आपको भी समझा रहे हैं कि भाई ये बदतहजीबी और ये बदजुबानी से सियासत नहीं होती। आइए वही मकबूलियत होती है जो किरदार से, और जो मकबूलियत गालम गलोच से या किसी की नफरत पे मुनहसर हो वो मकबूलियत नहीं होती, वो एक सोम होता है, एक गुमान होता है। इस गुमान से आप निकल आइए बाहर और आइए सियासी रवैया किया। ठीक हो गया। हाफिज साहब, ये जो मैं बात कर रहा था कि करारदाद पर खुशियां मनाई जा रही हैं, इसी से पहले इंटरफेरेंस कही जा रही थी। देखिए अरसलान, सीधी सी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर इन सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर एक पॉलिटिकल डाइकोटमी और उसके बाद एक लीगल डाइकोटमी है। पॉलिटिकल डाइकोटमी ये है कि जो चीज़ मुझे वक्त के मुताबिक मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर सूट करे, मैं उसको समझता हूँ कि ये मेरा नैरेटिव है। और जो चीज़ मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर लॉ की सूरत के मुझे अंदर फेवर करे, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो है वो नैरेटिव कोई नहीं है, और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और यही दोनों चीज़ें जो है, अगर मेरे मकसद को, मेरे ऑब्जेक्टिव्स को या मेरे पॉलिटिकल एजेंडाज जो हैं उनको सूट नहीं करती, तो मैं उसके ऊपर चैंपियन भी हूँ।
मैं उस पर कहूंगा कि कौन है वो फॉरेन पावर जो हमारे मुल्क के अंदर आए, और आपके सामने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज भी हैं, सारे इंटरव्यूज हैं, उनके इंटरव्यूज आप सुन लें जो उन्होंने पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के मुतालिक है, वो इंटरव्यू सुन लें जो उन्होंने अमेरिका के मुतालिक है, वो इंटरव्यू सुन लें जो उन्होंने OIC के मुतालिक है, वो इंटरव्यू सुन लें जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मुतालिक है, वो इंटरव्यू सुन लें जो इन पॉलिटिकल पार्टी से मुतालिक है। इसी तरह विजर्स आप दूसरी साइट्स में सुन लें। अब ये है अरसलान के क्या हमने इसी एनवायरनमेंट के अंदर रहना है या इससे आगे जाना है। बुखारी साहब ने एक बात की कि हम बात क्या करें। बुखारी साहब ने कहा कि जी सिर्फ चाय पीना मकसद तो नहीं है। बुखारी साहब, जब आप चाय पिएंगे तो आप पे बात बढ़ेगी ना। जब चाय पीने के बाद आप ये कहेंगे कि ये हमारे 10 एजेंडा है, इसके ऊपर बात करें, उसके अंदर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी बात करेंगे, 9th पे की भी बात करेंगे, उसके बाद ये है कि आप फॉर्म 45 47 की भी बात करेंगे, इलेक्शंस की भी बात करेंगे। और उसको सबसे बड़ा तो आपको एडवांटेज इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, और आपको उनके साथ हैंडल करना जो है वो ज्यादा अच्छा है। और दोनों के लीडर्स इस वक्त जो है, चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो आपका प्रेसिडेंट है, दोनों इस चीज के अंदर हैं कि हमें इस चीज को, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर उस बात के अंदर ये चीजें तय हो जाती हैं कि इस मुल्क का मैंडेट जो है उसके अंदर गड़बड़ की गई है, तो उसके दो ऑप्शंस हैं। या ये ऑप्शन ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर चीजें बनी हुई हैं उनको स्पीड अप करके पूरे मुल्क के जहां जहां आपकी पिटीशन है उनको रिजॉल्व किया जाए। और अगर फिर भी बात आगे नहीं बनती तो आप एक लाइन ऑफ एक्शन कर लेते हैं कि जी चले इस तरह कर लेते हैं कि इतने देर के बाद हम इस मुल्क के अंदर एक इलेक्शन के अंदर जाएंगे, लेकिन उस इलेक्शन से पहले आप अपने फंडामेंटल्स ठीक करें। क्या PTI जो है अब गवर्नमेंट के अंदर आए तो इस एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर सकती है? क्या PTI जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी अकेला बेहतर बना सकती है? जिस तरह ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो क्या PMLN या पीपल्स पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन के अंदर हों और इसी तरह टीवी के आके या जिस तरह जो है आपके प्रोसेशन या जुलूस निकालें, तो क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझता ये हूं और मैं ये इस बुनियाद के ऊपर ये कह रहा हूं कि देखें कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जाता है उसका गुनाह नहीं है, उसको इंप्लीमेंटेशन के अंदर गुनाह है। अब ये बताएं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या हमने जिस पुलिस का ये जिक्र करते हैं उस पुलिस के सिस्टम को इस मुल्क के अंदर इन पार्टीज ने चेंज किया, और इंक्लूडिंग स्पेशली PTI ने? क्या इस मुल्क के अंदर मेजर जो थी सर्जरी जस्टिस सिस्टम की गई ताकि जज वो बने जो विदाउट फियर और फेवर काम करे? उसके लिए कितना काम किया गया? क्या इस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस जो है जो नहीं ठीक है उसको बैठ के बात की गई? और जिस तरह बार बार ये कहा जाता है जो AVM मशीन्स की भी बात है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाती। क्यों उस प्रोसेस के अंदर आप जो करने लगते हैं उससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अलग रखते हैं? चूंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपकी शेडो गवर्नमेंट है, और शेडो गवर्नमेंट के बगैर आप किस तरह कॉन्सेप्ट लेके जा सकते हैं? तीसरी अरसलान मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर जो कमी है उस चीज के अंदर है, वो ये है कि एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हुई है और उसका सारा इजहार जो है ये आपके मीडिया के अंदर आता है। और मीडिया के अंदर जब भी कुछ शख्स आता है उसकी रगें भी बड़ी फुल जाती हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मुतालिक, उसकी आंखों के अंदर भी इस तरह जो है वो शुरू हो जाता है और उसका चेहरा जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाता है कि शायद वो पता नहीं दुश्मन मुल्क के जो पॉलिटिशियंस है या दुश्मन मुल्क के जो इदारे हैं उनसे ऊपर बात करेगा। आप मुझे बताएं कि क्या एक्सेप्टेबल है कि हम डेली पाकिस्तान की जुडिशरी को जिस तरह क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जिस तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, दुनिया के किसी मुल्क में है? आप ले लेना, फार ईस्ट चले जाएं, यहाँ चले जाएं, उधर चले जाएं। और जहां हम अमेरिका की बात करते हैं कि जी अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या अमेरिका ने गजा और फलस्तीन के लिए कोई रेजोल्यूशन की है? अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां के ऊपर आप जो है लॉबिंग के नाम पे ब्राइब कर सकते हैं और उनके पॉलिटिशियन से जो मर्जी करवा लें। जी, उनके क्या तो अपने उन्होंने जो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की है वो बिल्कुल जी, पाकिस्तान के एजेंडे के लिए की है? वो बिल्कुल लॉबिंग हुई है, यस, हाँ अच्छी लॉबिंग हुई है उस और पर तो इनको इसका उनके क्रेडिट देना चाहिए जो इनके वर्कर्स हैं। लेकिन अरसलान ये इस चीज का हल नहीं है। अब कल आप देख लें कि कल एक फैसला आया है जो आपका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर आया है। अली मेरे भाई हैं, ये लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाते आते हैं,
कोई पाकिस्तान की एक ऐसी जजमेंट बताएं कि आपका 3 दिन के बाद मेन अपील का केस फिक्स हो, हाई कोर्ट की डायरेक्शन हो, और कोई पाकिस्तान की अदालत जो है उसके अंदर या उसके क्लाइंट ने उस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे फैसला करवाया हो या जज ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अलाउड की गई हो। तो जहां पे लीगल फेलियर्स या टेक्निकल फेलियर्स है, अभी यही जज जो है अगर 10 दिन के बाद जो है 2 को उसने केस सुनना है, वो इन्हें बरी कर देता है, तो क्या 10 दिन के अंदर पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम, गवर्नेंस का निजाम, जज की इम्पार्शियलिटी जो है, इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस नहीं है, ये जज दबाव में नहीं है, वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा? या पिछले 30 दिन के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बुखारी साहब जो देख लें, केसेस देख लें, मुझे एक ब्रेक लेनी है हाफिज साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिएक्ट किया है ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वापस आते हैं तो इस पर भी डिस्कशन करूंगा, जो पीटीआई के अंदर धड़े बन गए हैं वो भी जरा जानने की कोशिश करूंगा कि चल क्या रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी अली बुखारी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकली मेरा ख्याल है कंसर्न पॉइंट्स हैं, चाहे जवाब देना चाहें तो दें। जी बिल्कुल जी, मैं 1 बाय 1 हाफिज़ साहब के सारे सवालों को एड्रेस करता हूँ। अच्छा जी, नंबर 1 ये है कि जो हमारे इलेक्शंस के ऊपर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात मैं करूँ और उनके रूल्स रेगुलेशंस या उसके ऊपर एग्जीक्यूशंस की बात हो या अमेंडमेंट्स की बात हो, जनाब हमने तो अपने दौर में की थी। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमने इंट्रोड्यूस कराई थी, हम लेकर आए थे इसको। आज आपके साथ हमसाया मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, AVM मशीन यूज़ की, और वहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं बैठा हुआ था, वहाँ पर मोदी सरकार खुद बैठी हुई थी जो इलेक्शन करवा रही थी। लेकिन अब इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर ना होने के बराबर भी जो है वो एतराज़ नहीं आया। जहाँ पर नहीं मैं आपको एतराज़ वो अपने जीतने पे खुशी इजहार कर रही है, सिस्टम पर भी कर रहे हैं, वो अपने जीतने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं 400 सीट से कंटेल करके अब 297 सीट्स पे आ गए। द इशू इज़ कि जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी, जानवरों के जरिए AVM मशीन्स पहुँचाएगी। अब बात यह AVM मशीन्स ख़त्म किसने की? सलान भाई, बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया, कोई लंबी बात नहीं मैं करूँगा इसके अंदर। 2022 अप्रैल से ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसी गवर्नमेंट के लोग केयर टेकर सेटअप में थे, वही गवर्नमेंट के लोग आज भी गवर्नमेंट के अंदर हैं। कोई चीफ मिनिस्टर है तो इंटीरियर मिनिस्टर है, उसी टाइम के लोग जो आपके उस टाइम जो आपके वजीर ख़जाना थे आज वो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो एक ही कैबिनेट चल रही है, एक ही तरह के लोग चल रहे हैं, एक ही सिंगल पार्टी एजेंडे पे चल रहे हैं। उसके ऊपर क्या मुल्क को दिया पिछले 2 सालों के अंदर, कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। तो माने ये कि खाली एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता, माने ये कि खाली जो हम कहते थे बहुत तजर्बाकार हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी नहीं, अब मैं जरा 1 बाय 1 आपने क्वेश्चन किया तो जवाब तो सुनिए। अमेंडमेंट्स हैं जी, हमारे पास 40 साल का दौर नहीं है। पीपल्स पार्टी का 70 से स्टार्ट हो रहा है दौर और मियां नवाज शरीफ का 80 से स्टार्ट हो रहा है दौर। हमें अगर 3 साल गवर्नमेंट में मिले, हमने कितनी अमेंडमेंट्स की आप जरा उठा के देख लें। 3.5 साल जी, 3.5 साल में कितनी अमेंडमेंट्स की, इनके 40 साल के साथ मुवाजना कर लें आप, चाहे वो CPC के अंदर हो, चाहे वो PPC के अंदर हो, या चाहे वो एविडेंस एक्ट के अंदर हो। हमने अमेंडमेंट्स की जाती हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अमेंडमेंट्स ज़रूरी होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अपनी लाइफ के अंदर वो 6-7 अमेंडमेंट्स करके चले गए थे अपने लाइफ के अंदर कि ये चीज़ें साथ हमें ज़रूरत पड़ती हैं। 18th अमेंडमेंट से शुरू कर दूँ, NFC वार्ड से, मैं तो कहता हूँ PFC वार्ड भी होना चाहिए। एक सूबे के वज़ीर आला को आप पैसे दे देते हैं और कहते हैं सब कुछ तुम कर दो जहाँ मर्जी, ऐसे नहीं होता, आगे भी उसको चलना चाहिए पड़ेगा। बट मैं इसमें अब आपको बताऊँ, अब जो बात की हाफिज़ साहब ने, मैं उसको ज़रा एड्रेस कर दूँ। हाफिज़ साहब, दुनिया में कहीं ये भी नहीं देखा होगा आपने कि इद्दत के केस में एक इमरान खान जैसा शख्स जो है वो जेल में पड़ा हो। मुझे एग्जांपल बता दीजिएगा, किसी मुल्क की बता दीजिएगा कि इद्दत के केस के अंदर। मैं आपके सुनी ना, मैं अब आपको, मैं तो सर आपको एड्रेस कर रहा हूँ। मैं प्रोसेस किया गया है सर, मैं उस चीज की बात सिर्फ मैंने की है कि एक बेचारे जज ने एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया और कल पता नहीं इस मुल्क के अंदर कितनी नहीं हुई होंगी। या तो ये कैसे बताएं कि 3 दिन के बाद केस लगना हो तो उसके अंदर जाके वो हुई हो। मैं तो यही बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ। जो पहला राउंड था उसके अंदर इस सर ये पहला राउंड नहीं है सर, लेट मी करेक्ट यू सर, लेट मी करेक्ट यू, पहला राउंड नहीं था सर। ये पूरी जो इसके ऊपर अपील के ऊपर आर्गुमेंट्स हर्ड हो चुके थे, सुने जा चुके थे, और लास्ट टाइम पे सर अब आप सुनते नहीं है सर। नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ ना सर। हाफिज़ साहब, अच्छा चलिए मैं जरा इसमें हाफिज़ साहब ऐसे नहीं हुआ। मैं जरा इसमें एक चीज़ अर्ज कर दूं हाफिज़ साहब कि ऐसे नहीं हुआ। फर्स्ट राउंड के अंदर पूरी अपील्स कंक्लूड हो गई, ऑर्डर के लिए अनाउंस हुआ और एक शख्स ने आगे वहां गाली गलौज दी और वहां से चले गए। ऐसे नहीं है। उसके अगर वो लगी हुई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों ऑर्डर किए ना सर। आप मिक्सअप कर रहे हैं 2 चीजें हाफिज़ साहब, 2 चीजें मिक्सअप कर रहे हैं।
सस्पेंशन और ओरिजिनल अपील जो है वो पहले एक जज साहब सुन चुके थे, उन्होंने ऑर्डर के लिए फिक्स की हुई थी, जिस दिन ऑर्डर फिक्सेशन थी उस दिन आके जो दूसरी साइड के कंप्लेनेंट साहब थे उन्होंने अब फिर आप सुन नहीं रहे ना। अली भाई, जब मेन अपील का ऑर्डर आए तो सस्पेंशन और सेंटेंस का ऑर्डर सर अनाउंस आप करने की अब जरूरत ये होती उसके है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट अच्छा, गए और ये हाई कोर्ट एक से भी मिनट डायरेक्शन आई, ये बैरिस्टर सेकंड राउंड साहब, चल रहा है। बैरिस्टर This is आबिद second हसन round. साहब, आप भी चूंकि जाहिर है बैरिस्टर है, मैं चाहूंगा इसमें कुछ जरा आपका भी इनपुट आ जाए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी वकला भी अगर अदालतों में जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि शायद हमारा राय जो है कानूनी वो ठीक है, और उसी को हम अपना इजहार भी करते हैं और कोर्ट असिस्ट भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मामला अदालतों के अंदर होते हैं, हमारा एतमाद यही होना चाहिए कि अदालतों से जो भी फैसला आए उसे हम मानें और अदालतों को बेहतर से बेहतर हम असिस्ट करें। मैं समझता हूं कि अगर हम यहीं पे अपनी राय देंगे और अदालतों के फैसले आने के बाद भी यही कहेंगे कि हम ठीक हैं और अदालती फैसले गलत हैं, तो फिर कोई भी ना समाज पनपता है और ना रियासतें आगे बढ़ती हैं। अच्छा आमिर साहब, यही इसमें बात मुझे मैं आपका आपको एडअप कहता हूं। चाहिए। ये जो करारदाद है कांग्रेस वाली, उस पर बिल्कुल डिफरेंट मौकिफ है अपोजिशन का, और वो उसकी हिमायत भी नहीं कर रहे जो पाकिस्तान ने करारदाद उसके अगेंस्ट मंजूर की है। देखिए, मैं समझता हूं कि दूसरे ममालिक का पाकिस्तान के मामले में, अगर पाकिस्तान के मामलात में वो दखल अंदाजी करे तो वो किसी को अच्छा भी नहीं लगता, कोई भी ऐसा। अब ये तो ओपनली जब भी कोई आके यहाँ पे इंटरफेयर करता है, बासियत कौम भी और रियासत भी हम उसे नहीं पसंद करते। लेकिन अगर हमारी वो जमात जो साइफर को तो लहराती थी, जो कि आया ही नहीं है, जो कि ओपनली उन्होंने, उनके किसी तर्जुमान ने नहीं कहा, इनकी ये खतो किताबत की, उसे इन्होंने डीकोड किया, इन्होंने बातें की, दूसरे मुल्क ने उसे माना भी नहीं, उसके बारे में तो इतना प्रोपेगेंडा है। और जो खुल्लम खुल्ला ये सब करते हैं, वो मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ यूएन के अंदर जो ये चाहते हैं, ये IMF से जो चाहते हैं, ये आज इनका देखिए मोदी की सबसे ज्यादा ट्वीट्स को अगर कोई रीट्वीट कर रहा है तो वो PTI बात है। इलेक्शन के दौरान आप देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो इससे आप अंदाजा करें कि अपने प्रोपेगेंडे में मुल्क और रियासत के खिलाफ चलने लगे हैं, क्योंकि इनकी गलती है, इन्हें सीखना होगा। एक बात जो जरूरी मुझे कहनी है, जिन बहसों में हम आगे बढ़ जाते हैं, मैं फिर कहता हूं कि अगर मैं अपने आप को दुरुस्त साबित करता रहूंगा, जरूर हमने भी गलती की। जब चलते हैं, हम ये नहीं कहते कि पार्टी ने अपने दौर में हमेशा सब कुछ डिलीवर कर दिया है, लेकिन हमने बहुत कुछ डिलीवर किया है। हमारे दोस्त अपने 4 साल की हुकूमत में चंद अमेंडमेंट्स को कहते हैं कि हमारा अमेंडमेंट तो नहीं करते, कुछ रिफॉर्म्स को कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपनी राय दही लेके आना, इलेक्शंस लेके आना, पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होना, पाकिस्तान को आइन देना, सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी देना, पाकिस्तान के अंदर अवाम को ताकत का चश्मा बनाना, पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों को रियासत की तरजीह बनाना, गरीब लोगों को नौकरियां देना, इलाज की सहूलतें बेहतर करना, और इस तरह आप शुरू हो जाए खत्म होने वाली थी पाकिस्तान के खारजा पे बेहतरी काम करना। ठीक है, डिलीवर किया आपके मुताबिक। मेरी बात सुन लेना। अब ये जब मेरे दोस्त एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में कह देते हैं कि ये इतने दफा हुकूमत में आए हैं और कुछ नहीं किया, तो फिर क्या किया जाए? इनकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। इतना बुग़्ज़ तो नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया, आज भी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हुक्मरान चमक रहा है और पाकिस्तान का मुकद्दर बना हुआ है, तो वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जिन्होंने इस रियासत को एक रुख दिया है, एक नहज दी है। किसी तरह भी हो, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी हो, आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी गरीबों को शऊर देना हो, किसी तरह भी चले जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को, ये जो हम बिल्कुल बंद ज़हन हो जाते हैं, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, किसी को बात नहीं करते। मैं इमरान खान की इस बात को हमेशा उन्हें इसमें अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान की वो नौजवान नस्ल जो सियासत से कट चुकी थी और सियासत को शजरे ममनुआ समझती थी, तो उन्हें ये सियासत में सीख आए हैं, उन्हें पॉलिटिसाइज किया है। हाँ, इस पे मेरा इख्तिलाफ हो सकता है कि उन्हें जो पॉलिटिसाइज किया है वो पॉजिटिव किया है या नेगेटिव किया है, इस पे गुफ्तगू हो सकती है। इसी तरह क्या जो अच्छी बात है उसे माने, जो बुरी है तनकीद इसलिए करें कि बेहतर हो, बुग़्ज़ के लिए तनकीद ना करें। ठीक है, तनकीद बराए खामखा और तनकीद बराए इस्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। अब अली बुखारी साहब, प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी, 2 चीज़ें सर मैं करूँ जी। आमिर भाई बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, खुद वो एक लीगल फैकल्टी से तल्लक रखते हैं।
ये साइफर वाली बात तो पहले मैं क्लियर कर दूँ जी, काइंडली अब तो जजमेंट आ चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, एविडेंस का हिस्सा बन चुका है। आपके सारे फॉरेन ऑफिस ने कहा जी आई थी साइफर हमारे पास था, हमने डी कोड किया और हमने पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया। सो ये चीज़ तो ख़त्म हो चुकी वंस एंड वंस फॉर ऑल के साइफर नहीं आया था, साइफर तो आया, रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया, जजमेंट के अंदर आ चुका है वो सारे का सारा। नंबर 1 जी। नंबर 2 चीज़ जी, मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर कि रवैयों की बात हमेशा की जाती है। मैंने तो अभी आपको पूरी एक लाइन बता दी 85 से लेकर 2000 तक, उससे आगे की भी कहेंगे तो बता दूंगा, ये आज 2018 तक भी बता दूंगा। ऐसे बात नहीं है जैसे आमर भाई ने कही। हमने पॉलिटिकल लोग हैं, हम पॉलिटिकल विजडम पे बिलीव करते हैं, हम गुफ्तो शनीद पे बिलीव करते हैं, लेकिन गुफ्तो शनीद में और आपके जो रिलीफ लेने वाली चीज़ें हैं, ये दोनों बड़ी डिफरेंट हैं, इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आप अगर लेना चाहें किसी किस्म का भी रिलीफ डील के नतीजे में, दैट इज़ समथिंग एल्स। आपके प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम अगर उनको कोई मुश्किलात हैं तो हमसे बात कर लें। यार मुझे आज तक बताएं कि इद्दत के केस के अंदर आपने इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है। किस केस में? इद्दत के केस के अंदर। उस ज़रा उस ऑर्डर को पढ़ें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखें, उसकी इम्प्लीकेशंस देखें, तो आपको एज अ लॉयर भी शर्म आ जाती है कि यार ये क्या केस है, ये कैसे हो रहा है, कौन सी अखलाकियात, कौन सी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं, और आपके पास वैस है कि कुछ भी नहीं बचा तो इद्दत का केस आ गया और उसके अंदर आपने सजा दी हुई है, और उसके अंदर आप जो है एक दफ़ा डिसीजन आने लगा तो जोश साहब आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहाँ पर, वो खड़े हो गए, उससे कोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, हमने तो नहीं किया था, हमने तो कहा था सेंटेंस वाला भी प्लीज, ठीक है ना, वो भी जरा बता दीजिएगा जो हाफिज साहब आपसे। बिल्कुल जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, उसका मकसद ही व्हाट इज सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। बेसिकली आप जब अपील में जाते हैं, नीचे से कन्विक्शन किसी भी ट्रायल कोर्ट ने की होती है, तो आपका राइट है ये कि आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांगे, उसके अंदर 426 के तहत भी जाते हैं आप, CRPC के तहत सस्पेंशन ग्रांट होती है। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि 4 दिन बाद अगर आपकी जो है रिलीज़ होना है तो आपको इस बेसिस के ऊपर रिलीज़ ना किया जाए कि मेन अपील आपकी पेंडिंग है और आपको ना दे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम लॉ बता रहा हूँ आपको, कि 1 मिनट की भी अनजस्टिफाइड हरासमेंट जो है वो इलीगल है। मुझे ज़रा ये बता दें, अगर 3 तारीख को जो जज साहब हैं वो ये कह देते हैं कि अच्छा जी इमरान खान साहब को हम बरी करते हैं इस केस के अंदर, और ये क्विटल का केस है, तो ये जो अभी 7-8 दिन गुजर जाएंगे, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हु इज़ आंसरेबल टू दैट, तो पूरी नेशन को कौन जवाबदेह होगा। सो बात ऐसे है कि रवैया इज़ समथिंग एल्स, फैक्ट्स आर समथिंग एल्स। जो कुछ किया सारी दुनिया को पता है। मुझे एक एग्जाम्पल कोट कर दें, एक एग्जाम्पल, इतने टेंटेड इलेक्शंस, इतनी भारी अक्सरियत से जीते हुए लोगों को आपने बाहर बिठा दिया। मैं आपको एक केस इस्लामाबाद का रेफर कर देता हूँ। ट्रिब्यूनल बार बार कहता है भाई फॉर्म ले आओ, अगला कहता है मेरे पास है ही नहीं। मतलब एक चोरी, एक सीना जोरी, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, मखसूस रिश्तों वाला मामला है। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये बताएं अली बुखारी साहब, इतनी टूट फूट क्यों है पार्टी में, क्या वजह है धड़ेबंदियों की? बड़ी खबरें भी हैं, कुछ हमें भी पता है। देखें जी, कोई टूट फूट नहीं है। आपको पता है अरसलान भाई के जब खानदान बड़ा होता है ना, घर बड़ा होता है, उसके अंदर जब अफराद ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर वो कहते हैं ना, बर्तन के साथ बर्तन भी रखता है, भाई के साथ भाई भी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे मैं आपको फिर मैं दोबारा तारीख बतानी पड़ती है। तारीख के अंदर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ऊपर जब मुश्किल टाइम आया तो उनकी कोर कमेटी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे ज़रूर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन मुझे आमिर भाई करेक्ट कर दीजिएगा, 40 बंदे थे कोर कमेटी में। जब भुट्टो साहब के ऊपर टाइम आया तो 32-33 लोग चले गए थे, बल्कि 36 सम ऑफ द अदर, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और उसके बाद मियाँ साहब के ऊपर देख लें, टिकट लेने के लिए बंदा नहीं था। हमारे पास तो 2024 के इलेक्शन में 262 सीट पे, हर सीट पे 5-5 बंदे, 4-4 बंदे थे। किसी पार्टी ने भी जो है उसके अंदर 209 से ज़्यादा बंदों को टिकट ही दे सकी अपने पास। उनके पास तो कोरम ही पूरा नहीं था फोर्ट। एंड लास्टली मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ये अभी हाफिज़ साहब ने बात की और आमिर भाई ने भी बात की, हम तो अदलिया का एहतराम करते हैं, करते आए हैं, एज अ पार्टी भी करते आए हैं। यकीन जाने वो मरियम नवाज शरीफ थी जो आके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई। नहीं, अब सुन लें, नहीं, सोशल मीडिया समथिंग एल्स। मैं तो आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ ना, कि मरियम नवाज शरीफ साहब थी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आई, मौलाना हजरात के साथ आई। वो मरियम नवाज शरीफ साहबा थी जिन्होंने बैठे हुए सिटिंग जजेस की तस्वीरें अपने जलसे में लगाई और सिटिंग जनरल्स की लगाई। फॉर गॉड से हमने ऐसा कभी नहीं किया। तो ये दोहरा मियार, या इसको आमिर भाई बुक्स कहते हैं। चले, लेकिन वो चीजें आपको नजर आती हैं। साहब वाले मामले पर तो खुद मान ली थी ना ये बात कि नहीं जी बड़ा गलत हो गया। तो ये नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। मैं इसको कर लूंगा डिस्कस, लेकिन आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कोशिश की कि दूं। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर आमिर हसन साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब थैंक यू सो मच आपका। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।